हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम तुलनात्मक राजनीति के उपागम को अच्छे से समझेंगे। फ्रेंड्स, तुलनात्मक राजनीति के उपागम का मतलब है तुलनात्मक राजनीति यानी कि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स को समझने के तरीके। तुलनात्मक राजनीति के दो उपागम हैं। पहला है परंपरागत उपागम, दूसरा है आधुनिक उपागम। मतलब ये दो तरीके हैं जिनके द्वारा तुलनात्मक राजनीति को समझा जाता है। तुलनात्मक राजनीति का अध्ययन लगभग 2500 सालों से किया जाता रहा है। बट तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन में एक बड़ा परिवर्तन हमें 20वीं शताब्दी में देखने को मिलता है, स्पेशली जब द्वितीय विश्व युद्ध होता है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से विश्व का राजनीति परिदृश्य पूरी तरह बदल जाता है। कई नए देश सामने आते हैं, साम्यवाद का बहुत ज़्यादा विस्तार होता है। इसी कारण से तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन के कई नए तरीके विकसित होते हैं और इसी को हमने आधुनिक उपागम माना है। तो परंपरागत उपागम में हम उन उपागमों की बात करते हैं जो कि बहुत ही प्राचीन समय से चले आ रहे हैं, जो कि तुलनात्मक राजनीति को समझने का पुराना तरीका है। परंपरागत उपागम में 3 उपागम शामिल हैं: ऐतिहासिक उपागम, कानूनी औपचारिक उपागम और संस्थात्मक उपागम। हिस्टोरिकल अप्रोच, लीगल फॉर्मल अप्रोच और इंस्टीट्यूशनल अप्रोच, ये तीनों उपागम परंपरागत उपागम के अंतर्गत आते हैं। पहला है ऐतिहासिक उपागम, हिस्टोरिकल अप्रोच। इस उपागम के अंतर्गत अलग अलग राज्यों की शासन प्रणालियों के ऐतिहासिक विवरण तैयार करके उनकी तुलना करते हैं और यह पता लगाते हैं कि हमें अपने वर्तमान लक्ष्यों की सिद्धि के लिए कौन कौन से उपाय करने चाहिए। फ्रेंड्स, ऐतिहासिक उपागम में हम इतिहास में जाकर अलग अलग देशों की शासन प्रणालियों को देखते हैं कि हिस्ट्री में भारत में कौन सी शासन प्रणाली थी, अमेरिका में कौन सी शासन प्रणाली थी, ब्रिटेन में कौन सी शासन प्रणाली थी। तो इतिहास में जाकर हम शासन प्रणालियों की तुलना करते हैं और ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि वर्तमान समय में कौन सी शासन प्रणाली हमारे लिए उपयुक्त होगी और कौन सी शासन प्रणाली हमारे लिए उपयुक्त नहीं होगी। तो इस निष्कर्ष पर पहुंचा जाता है। ऐतिहासिक उपागम के जो संस्थापक रहे हैं वो उनमें निकोलो मैकियावेली, चार्ली द मॉन्टेस्क्यू प्रमुख हैं। यहाँ ये बात महत्वपूर्ण है कि ऐतिहासिक उपागम के अंतर्गत तथ्यों का अन्वेषण और प्रयोग किया जाता है, बट यहाँ पर ये कमी हो सकती है कि हम पूरे तथ्य एकत्र न कर पाएँ। मतलब ये है कि ऐतिहासिक उपागम की ये कमी है कि कई बार हम पूरे तथ्य एकत्र नहीं कर पाते हैं और अगर इस कमी को पूरा कर दिया जाए तो ऐतिहासिक उपागम हमारे लिए काफ़ी उपयोगी सिद्ध हो सकता है। उदाहरण के लिए, अगर हमें भारत, चीन, अमेरिका और ब्रिटेन की वर्तमान राजनीति की तुलना करनी है तो इसके लिए हमें इन देशों की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को जानना जरूरी हो जाता है। तो इस तरह ऐतिहासिक उपागम एक इम्पॉर्टेंट उपागम है। अब हम बात करते हैं दूसरे परंपरागत उपागम की, जो कि है कानूनी औपचारिक उपागम, लीगल फॉर्मल अप्रोच। इसमें क्या होता है कि अलग अलग देशों में प्रचलित संविधानों के आधार पर वहाँ की शासन प्रणालियों के संगठनात्मक ढांचों और शासन के अंगों की कानूनी शक्तियों और उनके परस्पर संबंधों का विश्लेषण किया जाता है। मतलब ये कि किसी भी देश में संविधान के आधार पर कौन सी शासन प्रणाली लागू की गई है, उस शासन प्रणाली यानी कि उस सरकार का संगठन किस प्रकार का है, किस प्रकार से स्ट्रक्चर है उस सरकार का। तो सभी देशों की शासन प्रणालियों की इसमें तुलना की जाती है। इसके अलावा कानूनी औपचारिक उपागम में शासन के अंगों की कानूनी शक्तियों को देखा जाता है। मतलब ये कि कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका, इन तीनों के कानूनी शक्तियों को देखा जाता है कि समाज में इनकी कानूनी शक्ति किस प्रकार की है और इन तीनों के बीच किस प्रकार के संबंध स्थापित हैं, इसका भी विश्लेषण किया जाता है। और ये सब अध्ययन करने के बाद कुछ संगठनात्मक सुधार भी सुझाए जाते हैं। कानूनी औपचारिक उपागम के जो आलोचक हैं वो कहते हैं कि अगर हम किसी देश की कानूनी स्थिति को जान भी लेते हैं तो उससे ये हमें नहीं पता चलता कि ज़मीनी स्तर पर वहाँ पर क्या हो रहा है। बट इसकी आलोचना कुछ भी हो, बट फिर भी जो कानूनी उपागम है, कानूनी औपचारिक उपागम है, वो हमारे लिए काफ़ी उपयोगी है। क्योंकि अगर हम किसी देश के संविधान को अच्छे से समझ लेते हैं तो उस देश की आंतरिक राजनीति को समझना हमारे लिए काफ़ी आसान हो जाता है। अब हम बात करते हैं हमारे तीसरे परंपरागत उपागम की, जो कि है संस्थात्मक उपागम, इंस्टीट्यूशनल अप्रोच।
देखिए दोस्तों, जो सरकार है वो खुद ही एक संस्था है। इसके अलावा संसद, सर्वोच्च न्यायालय, मंत्रिमंडल, ये अपनी अपनी तरह की अलग अलग संस्थाएं हैं। कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, ये अपनी अपनी संस्थाएं हैं। इस उपागम में अलग अलग संस्थाओं के संगठन और भूमिका का विस्तृत अध्ययन किया जाता है। संस्थात्मक उपागम में देखा जाता है कि कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका ये किस प्रकार की संस्था है, इसका संगठन किस प्रकार का है, स्ट्रक्चर किस प्रकार का है। इसके अलावा समाज में या राजनीति में इसकी किस प्रकार की भूमिका है, इस पर ध्यान दिया जाता है। वैसे संस्थात्मक उपागम थोड़ा सा कानूनी उपागम से भी मिलता जुलता है। संस्थात्मक उपागम में शासन और राजनीति से जुड़ी सारी संस्थाओं के संगठन और भूमिका पर विचार किया जाता है। संस्थात्मक उपागम की एक कमी ये है कि इसमें व्यक्तियों के व्यवहार की उपेक्षा की जाती है। जैसा कि आपको बता दिया गया कि इसमें संस्था पर ज़्यादा फोकस किया जाता है, व्यक्तियों का व्यवहार किस प्रकार का है इस पर इसमें इतना फोकस नहीं किया जाता है। इसके अलावा जो अनौपचारिक संस्थाएं या समूह होते हैं उनकी अनदेखी की जाती है। जैसे कि कई प्रकार के गैर सरकारी संगठन जो कि समाज में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, बट उनकी अनदेखी की जाती है। बट कुछ भी हो, संस्थात्मक उपागम हमारे लिए काफ़ी उपयोगी है। उदाहरण के लिए हमें ये पता है कि भारत में संसदीय प्रणाली ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली से ली गई है। तो अगर हम ब्रिटेन की संसद को अच्छे से समझ लेते हैं, ब्रिटेन की संसदीय संस्था को अच्छे से समझ लेते हैं, तो भारतीय संसदीय प्रणाली को समझना हमारे लिए काफ़ी आसान हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, अभी हमने परंपरागत उपागम को अच्छे से समझ लिया है। अब हम बात करते हैं आधुनिक उपागम की, मॉडर्न अप्रोच की। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ से ही तुलनात्मक राजनीति को समझने के कई नए तरीके विकसित हुए, जिससे आधुनिक उपागम बना। 1908 में इंग्लैंड में ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट नाम से ये 2 बुक प्रकाशित हुई, जो कि आधुनिक उपागम की अग्रदूत कही जाती हैं। ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स के लेखक थे ग्रेहम वेलेस, द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट के लेखक थे आर्थर बेंटली। वेलेस ने मनोविज्ञान की प्रेरणा से राजनीति में मनुष्य के व्यवहार के अध्ययन को प्रमुखता दी। मतलब ये कि तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन में वेलेस ने मनोविज्ञान की प्रेरणा से मनुष्यों के व्यवहार के अध्ययन को ज़्यादा प्रमुखता दी। वेलेस ने कहा कि हमें मनुष्यों के व्यवहार यानी कि मनुष्य का बिहेवियर किस प्रकार से है, इस पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। इसके अलावा बेंटली ने समाज विज्ञान की प्रेरणा से प्रेरित होकर राजनीति में समूहों के व्यवहार पर ध्यान केंद्रित किया। मतलब बेंटली ने कहा कि हमें राजनीति को समझने के लिए समूहों के बिहेवियर पर ध्यान देना चाहिए, और वेलेस ने कहा कि मनुष्यों के बिहेवियर पर हमें ध्यान देना चाहिए। इससे पहले मनुष्यों के बिहेवियर यानी कि मनुष्यों के व्यवहार और समूहों के व्यवहार पर इतना फोकस कभी नहीं किया गया था। तुलनात्मक राजनीति के आधुनिक उपागम राजनीति के अध्ययन का कोई बंधा बंधाया तरीका नहीं सुझाते हैं। इनमें अनेक विधियों और प्रतिरूपों का प्रयोग किया जाता है जिनकी संख्या निश्चित नहीं है। मतलब ये कि आधुनिक उपागम की जो विशेषताएं हैं वो बहुत सारी हैं, एक बार में उनको प्रस्तुत करना, सामने रखना मुमकिन ही नहीं है। तो आइए फ्रेंड्स, आधुनिक उपागम की हम कुछ विशेषताओं को समझ लेते हैं। आधुनिक उपागम में राजनीति के सामाजिक संदर्भ पर विशेष ध्यान दिया जाता है। मतलब अब ध्यान दिया जाता है कि राजनीति का समाज में क्या प्रभाव है, किसी देश की शासन प्रणाली किसी देश के समाज पर कितना प्रभाव डालती है, इस पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। इसके अलावा इसमें वैज्ञानिक पद्धति यानी कि साइंटिफिक मेथड को प्रमुखता दी जाती है। तर्क वितर्क यानी कि डिबेट को प्रमुखता दी जाती है ताकि एक सही निष्कर्ष तक पहुंचा जा सके। इसके अलावा आधुनिक उपागम में किसी भी टॉपिक का अच्छे से विश्लेषण और व्याख्या करने का प्रयत्न किया जाता है। किसी भी टॉपिक को अच्छे से एनालाइज करने की कोशिश की जाती है, उसके बाद उसकी अच्छे से व्याख्या करने की पूरी कोशिश की जाती है। इसके साथ ही इसमें संविधान के ढांचे की जगह संपूर्ण राजनीतिक प्रणाली पर विचार किया जाता है। इसके अलावा इसमें अंतर विषयक उपागम का सहारा लिया जाता है। मतलब ये कि इसमें सामाजिक आर्थिक दशाओं और राजनीतिक प्रक्रियाओं के बीच के संबंध को समझने के लिए अर्थशास्त्र, समाज विज्ञान, मानव विज्ञान, मनोविज्ञान इत्यादि अन्य विज्ञानों की भी मदद ली जाती है।
तो फ्रेंड्स आई होप आपको परंपरागत उपागम और आधुनिक उपागम अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू।